हम क्यों कहते हैं कि स्कूल हमें लूट रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बॉस, किसी बच्चे को अगर हम एक बच्चे को भी अगर हम जीना सिखा दें, मनुष्य बनना सिखा दें, पढ़ाई तो सब कराते हैं, इंसान बना दें, तो शायद हमारी जिंदगी सफल हो जाए। स्कूल में आके वेल डिसिप्लिन रहता है, ड्रेसअप में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने और हमारी टीचर्स ने उनको उनका साल बर्बाद नहीं होने दिया। एटलीस्ट किस तरीके से स्कूल की गतिविधियां भी चलते रहे, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहे। इम्पैक्ट किसको पड़ा? वन एंड ओनली वन, दैट जो सफर कर रहा है, दैट इज चाइल्ड। वहीं से जहां हम रुके थे 2020 में, वहां से फिर से हमें पुनः यहाँ पर उनको बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। तो ये हमारे सबसे बड़ी समस्या है टीचर्स के लिए। हल्की काली सांझ होते ही, जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, हम आपके बीच में होते हैं लेके अपना एक प्यारा सा शो जिसका नाम है चाय पे तो आओ ना। लेके कुछ ऐसे लोगों को जो जनहित के मुद्दे लाते हैं, कुछ ऐसे लोगों को जो समाज पे एक अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसी हस्तियों को जो लगातार कहीं ना कहीं जनसेवा का काम कर रहे होते हैं। जी हाँ, आज मेरे साथ बेहद खास लोग मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत से चेहरे मौजूद हैं, जिनसे आज थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी और थोड़ी प्यारी सी बातें हम करने वाले हैं। जी हाँ, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद खास शो जिसका नाम है चाय पे तो आओ ना। वेलकम सर, वेलकम टू ऑल। सो मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं हमारे साथ विवेक वशिष्ठ जी, जो कि प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर हैं जी किड्स स्कूल से। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा जी, जो कि लक्स इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ बातें और कुछ चर्चाएं जारी रहेंगी। इस श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं कौशलेंद्र भट्ट जी, जो कि यूरो किड्स स्कूल के डायरेक्टर हैं और हमारे मध्य आए हुए हैं और फेसबुक पे काफ़ी चर्चित रहते हैं आप। आज बातों का दौर चलेगा और आप लोग भी इनके फेसबुक पे जाके ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ अपडेट्स हमसे पहले भी मिल सकती हैं। जी हाँ, मेरे साथ ही मौजूद हैं इस श्रृंखला पे मिस्टर प्रकाश पांडे, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं जय दुर्गा एजुकेशन पब्लिक स्कूल से। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं उमेश चुफाल जी, जो कि लाइट पब्लिक स्कूल से हमारे मध्य पहुँचे हुए हैं। अभिनंदन, आभार है आपका। मेरे साथ मौजूद हैं मिसेज शांति जीना जी, जो कि प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैं लिटिल फ्लावर स्कूल हल्द्वानी से। और अंतिम रूप में हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज कुसुम दिगारी जी, जो कि आकृति एंजल स्कूल्स की डायरेक्टर हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की जो मुख्य चर्चा है, और वैसे भी अध्यापक आज हमारे साथ है, सबसे अच्छी बात है। और आप एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन आपकी एसोसिएशन का नाम है। तो बातें करेंगे कि एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या काम रहा कि एसोसिएशन बनानी पड़ी, और बहुत सारी चीज़ें। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, और आप लोगों के जो आगमन पे है, जो हम शुभ वचन कहते हैं, वो कहने बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी वास्तविकता भी है। जो अध्यापक है, हम बचपन से, कोई भी एजुकेटेड पर्सन होगा तो स्कूल ज़रूर गया हो, कहीं गया हो या ना गया हो। तो अध्यापक की भी अपनी एक भूमिका है समाज पे, जैसे कि अलग लोगों की भी है। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर की अपनी भूमिका है, एक इंजीनियर की अपनी भूमिका है, एक साइंटिस्ट की अपनी भूमिका है। अगर एक डॉक्टर कुछ गलत कर देगा, अगर कुछ उपद्रवी होगा वो, तो एक आदमी की जान जा सकती है। अगर लापरवाह कहें, एक इंजीनियर गलत होगा तो 1-2 ब्रिज गिर सकते हैं, लेकिन एक अध्यापक अगर लापरवाह होगा, गलत होगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा समाज जो है ग्रसित रहेगा एक कीड़े से। तो आज हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो कि अध्यापन से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो पहला प्रश्न आपके सम्मुख है कि कोरोना का समय है, स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं 1 साल से, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं टीचर्स को, पेरेंट्स को, विद्यार्थियों को। तो कितना याद कर रहे हैं आप अपने बच्चों को जिनको आप पढ़ाया करते थे? जो महामारी चल रही, वैश्विक महामारी चल रही है, उसके तहत 1 साल से विद्यालय बंद है। इन 1 सालों में हमने जो खोया है, जो हमारा एक रूटीन था कि हम सुबह उठ रहे हैं और हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, तो बच्चे जब हमारे स्कूल परिसर में जब आते थे, जो चहल पहल जो होती थी, उस चहल पहल को हमने 1 साल में बिल्कुल खो दिया है। और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से वो चहल पहल है। वो जो चहल पहल थी, उस चहल पहल नहीं होने से मेरे अंदर या मेरे जितने भी साथी लोग हैं, सबके अंदर एक मायूसी छाई हुई है। और
एक आशा के साथ एक हम नया समय देख रहे हैं कि आने वाले समय पे वो चहल पहल सभी विद्यालयों में पुनः लौट के आएगी। जैसे कि एक टीचर जो कि जिसको सैलरी नहीं मिल पा रही क्योंकि कई समय से वो घर पे बैठा हुआ है, तो उसका इल्ज़ाम था स्कूल्स के डायरेक्टर्स पे, प्रिंसिपल पे कि स्कूल हमें सैलरी नहीं दे रहा है। और अभिभावकों का जवाब था कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो उन्हें हम अपना पे क्यों करें। तो कहीं ना कहीं इस बीच में स्कूल प्रशासन तो कहीं ना कहीं नुकसान में है ही है, लेकिन वो टीचर भी नुकसान पे है। तो उस टीचर को कैसे देखते हैं? लेकिन जैसे जैसे साल खत्म हुआ, जनवरी फरवरी का जब समय आया, जब फाइनल परीक्षा की बात आई, तो पेरेंट्स कन्विंस हुए अपने आप में, और स्कूल प्रशासन ने भी टीचरों के साथ बैठ के कुछ डिस्कशंस किए कि किस तरीके से स्कूल की गतिविधियां भी चलती रहे, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहे, और उनका हम जो एक मार्जिनल जो मनी है हम उनको पे कर सके। तो उसमें टीचरों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, स्कूल प्रशासन ने टीचर के साथ डिस्कशन किया है, और अभिभावकों ने भी अंतिम दौर पर उस चीज़ों को समझा है कि मतलब बच्चों का साल खराब ना हो, बच्चों को कहीं से कोई उसमें उनकी कमी ना हो, तो उन्होंने फीस भी दी है। लगभग फीस आई है, ऐसा नहीं है। आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, तो स्कूल के पास एक फंड होता है जो कि आपदा के समय यूज होता है, और ये वो समय है जहाँ पर पूरा भारत, पूरा विश्व एक आपदा से जूझ रहा है। क्या उस फंड का यूज अभी किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ISA से आई हूँ, यही काफ़ी नहीं है, मैं लिटिल फ्लावर स्कूल को रिप्रेजेंट करने भी आई हूँ। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि एक फ़ंड होता है, और मेरे स्कूल पर तो वैसे ही टैग लगा हुआ है, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। स्कूल तो मेरा एक इंटरेस्ट के साथ मेरे फादर ने मुझे खुलवा दिया था, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज अ टीचर, प्रिंसिपल, तो उनका ये ख्वाब था कि मेरा कोई बच्चा एक स्कूल चलाए। लेकिन उन्होंने एक वादा मुझसे करवा लिया था कि बेटा गरीब बच्चे को मत छोड़ना, क्योंकि अमीरों को तो कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा। तो उसी परंपरा को लेकर मैं चलती हूँ। मेरा तो जहाँ तक फंड इकट्ठा करने का सवाल है, वो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट उसमें सरकार की एक मेहरबानी हुई। हमारे यहाँ 25% जो RT के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका फंड उन्होंने रिलीज कर दिया। वो भी जब हम लोगों ने कुछ हल्ला गुल्ला मचाया स्कूल वालों ने, तो कुछ फंड उन्होंने 16, 17, 18 का फंड रिलीज किया, और उसी से थोड़ा बहुत हम लोगों की गाड़ी चलती रही। फिर दिल को एक सुकून मिला कि अगर मेरी गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है, तो मैं टंकी फुल क्यों कराऊं। इस उम्मीद से मैं गाड़ी चलाती रही और चलती रही और चल रही है। हमने भी वही किया, और टीचर्स के साथ पहले एक गैदरिंग की, उनके साथ एक लाइव, पहले तो जूम से बात हुई, फिर उसके बाद हम लोगों ने आपस में बैठकर, क्योंकि टीचर भी स्कूल को एक फैमिली मानता है। अगर वो टीचर है, एग्जैक्टली वो टीचर है, अगर मनी माइंड से वो लोग स्कूल आते हैं, तो उनका काम तो यही होता है कि आज इस स्कूल में, कल दूसरे स्कूल में। तो ये तो बहुत संभव था, संभवतया वो लोग छोड़ के जा भी सकते थे, बट कुछ टीचर्स जो वाकई अध्यापक शिक्षक होते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बच्चों को के साथ उनको पढ़ाकर एक अच्छा नागरिक बनाएं, इस विचार से आते, तो उन्होंने स्कूल के साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया, एडजस्टमेंट किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से भी स्कूल की गाड़ी चल सकती है, हम उसमें आपके साथ शामिल हैं, ये मानकर हमने चला। और उसी तरीके से हमारा पूरी सैलरी तो हम अभी भी नहीं दे पा रहे हैं, तो लेकिन चल रहा है स्कूल, बहुत अच्छे से सुकून के साथ चल रहा है। कोविड का समय है, चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं, बंगाल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, नेता दूर दूर से आ रहे हैं प्रचार करने, लेकिन उसी तरफ एक तरफ जहां कोरोना बढ़ते जा रहा है अखबारों पे, न्यूज़ चैनल्स पे और हमारे समाज में, और वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। टीचर्स की क्या राय है इस पर, कितना सही कितना गलत? धन्यवाद सर, JJN न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। एटलीस्ट स्कूल को उन्होंने पुकारा, समझ में आया दुख लोगों को स्कूल का कि आखिर कितने दर्द में और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं टीचर्स और डायरेक्टर्स, और इवन पेरेंट्स भी काफ़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और बच्चे भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं चीज़ों में। क्योंकि अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स की समझ आने लगा है कि स्कूल की वैल्यू क्या है। अब उन्हें पता लग रहा है कि व्हाट इज़ स्कूल। मेरे पास तो एक पेरेंट, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए, बोले कि मैम ऐसा कीजिए कि आप लोग सारे पेरेंट्स को तैयार कीजिए कि वो एक एजिटेशन करें कि स्कूल खुलने चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना जवाब दिया कि सर जिस बार आप स्कूल की पूरी फ़ीस माफ़ करवाने गए थे, तो क्या आप हमसे पूछ के गए थे? क्या आपने कभी सजेशन लिया हमसे कि स्कूल को कैसे चलाएंगे आप?
या ऑनलाइन क्लासेस आप कैसे चलाएंगे। मैं उन टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ, मैं उन सारे स्कूल्स का धन्यवाद करती हूँ, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। मैं जानती हूँ कि इन हालात पे वो ऑनलाइन क्लासेस थी। कई बार ऐसा होता है सर, हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता कि व्हाट इज़ द ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली। पेरेंट्स को समझाना, अनपढ़ हैं, कई लोग गांव चले गए, पहाड़ चले गए, उनकी नौकरी छूट गई, वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे देनी है, वहाँ कैसे पढ़ाना है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने और हमारी टीचर्स ने उनको, उनका साल बर्बाद नहीं होने दिया। एटलीस्ट ये नहीं सोचा कि पैसा आएगा नहीं आए, लेकिन उनको पढ़ाना ज़रूरी समझा। आपने और सब चीज़ की बात करी, मैं कुंभ को लेके चलूँगी। देखिए, चुनाव रैली तो तब भी हो रही थी जब बिहार में इलेक्शंस थे, तब भी कोरोना, कोविड, लॉकडाउन चल रहा था मेरे ख्याल से। तो जब किसी ने नहीं पूछा तो इन चुनाव को कौन पूछेगा सर? जो सरकार बोलेगी वही होगा। सरकार को सिर्फ एक स्कूल नज़र आता है, उन्हें कुंभ नज़र नहीं आता। आज का न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, कुंभ को बंद करवाने के लिए कहा तो कई महंतों ने उस पर धरना दे दिया। इवन डीएम और एसएसपी हाथ जोड़ने गए, आप चिंता ना करें, 27 को शाही स्नान होगा और 30 तक ये आपका कुंभ चलेगा। मतलब मैं जानती हूँ शायद हम स्कूल्स जैसा शरीफ और एडुकेटेड कोई नहीं होगा जो चुप बैठा है सरकार की सारी हालातों को देखते हुए। शायद हम लोग ऐसे बैठे हैं, शायद एडुकेशन में हम लोग इसीलिए हैं कि हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक है। अगर कोविड है तो कुंभ में भी होना चाहिए, कोविड है तो आपकी रैलीज़ में भी होना चाहिए। क्यों नहीं वहाँ से डिटेक्ट हो पाए स्टार्टिंग में कोविड के पेशेंट जो कुंभ में थे? क्यों कुंभ खत्म होते उन्हें याद आया कि इनकी चेकअप होना चाहिए और पॉजिटिव पेशेंट्स निकालने चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आई बात। इवन लेडी संगीत चल रहे हैं सर, उसमें सब बच्चे जा रहे हैं। जितनी एकेडमीज़ हैं, चाहे क्रिकेट एकेडमी ले लीजिए, चाहे म्यूज़िक एकेडमी लीजिए, डांस एकेडमी लीजिए, उसमें बच्चे जा रहे हैं सर, उन्हें कोविड नहीं हो रहा। और यहाँ तक तो मैं ये देख रही हूँ, 2 दिन पहले जो कोविड पेशेंट्स नहीं थे, वो 2 दिन के बाद जिसने चेकअप कराया सारे के सारे पॉजिटिव हैं। मेरे पास प्रूफ है इसका सर। और कई ऐसे पॉजिटिव हैं जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है, बट 17 डेज़ के लिए उनको बंद होना है तो होना है। अब क्या किया जा सकता है सर? हम तो कोशिश यही करेंगे कि ये ना बढ़े, हिंदुस्तान में ये ना हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हवा भी थोड़ी कम है, जितनी ये फैला दी गई है। और नुकसान क्या है सर? बच्चों का है, 2 साल का नुकसान। हमारा तो क्या, हम तो सफ़र कर ही रहे हैं सर। हमारी टीचर्स भी हमारी मदद कर रही हैं, आधी सैलरी ले रही हैं या पूरी सैलरी ले रही हैं, जैसे भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। वो भी कहाँ जाएंगी सर? न्यू अपॉइंटमेंट्स तो उनको भी नहीं मिलने, उनके भी घर हमसे चलने हैं। और तो और जो आया है और सब ड्राइवर्स हैं, उनके सबके घर चलने हैं। आपको क्या लगता है सर कि अगर टीचर स्कूल नहीं आ रही हैं तो स्कूल का खर्चा नहीं होता है सर? गाड़ियों की मेंटेनेंस है, बैटरी डाउन हो गई होगी मेरे ख्याल से ज़्यादातरों के गाड़ियों की। इसके अलावा बिल्डिंग मेंटेनेंस मांगता ही है सर, बिजली का बिल आ ही रहा है, पानी का बिल आ ही रहा है। कहाँ से कौन चीज़ ख़त्म हुई है? आप डेवलपमेंट की अभी मैम से बात कर रहे थे, स्कूल फंड होता है, हमारे जैसे गरीब स्कूलों का कोई फंड नहीं होता है सर। आप हमारे स्कूल्स में आके देखिए, पहले तो स्ट्रेंथ ही कितनी होती है 8 तक के स्कूल, उसके बाद हम कितने गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कितनों का पैसा आधा करते हैं, कितनों का पूरा लेते हैं। पहले तो फीस ही कितनी होती है, पहले ये पूछिए स्कूल से आप। तो बात ये नहीं है कि फंड है या फंड नहीं है, बात यह है जो गलत है सर वो गलत है। आप कुंभ को लेके चल रहे हो, आप इलेक्शंस करवा रहे हो, अच्छी बात है, सब कुछ कराइए, बट कुछ ना कुछ कोई ना कोई ढील तो दीजिए स्कूल को। आपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल करवा दिए सर, आप मार्च स्टार्टिंग में करवा देते एग्ज़ाम्स। 12th का भी अब कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। अब जब 10th के बोर्ड, जो बच्चा अच्छा खासा ट्यूशन पढ़ रहा था, 10th के बोर्ड्स का ख़त्म कराए तो आराम से घर में बैठ गया। मेरे ख्याल से 11th आते आते वो कुछ भी नहीं पढ़ने वाला, पेरेंट्स भी फ्री हो गए, बच्चे भी फ्री हो गए। मतलब बच्चों का भविष्य, मुझे नहीं पता ये भविष्य किस तरफ लेके जाने वाले हैं, भविष्य किस तरफ जाना है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका जो दर्द था वो आपने बताया सरकार को। तो मैं आगे बढ़ूँगा। जो मेरा सवाल है, छोटा सवाल है, बहुत छोटा, लेकिन मायना बहुत बड़ा है। कितनी मदद आपको सरकार से मिली? सर मेरा थोड़ा सा विजन था, वो ये था, क्यों मीडिया, न्यूज़पेपर सब लोग फीस की बात करते हैं? वी आर एजुकेटर्स, हम टीचर हैं, हम बच्चे के पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करता है। आज भी मैं अभी इतनी देर से ये सुनने की, मैं ये कोशिश कर रहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा क्या बच्चों की एजुकेशन में कितना इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम लोग बात करें पिछले 1 साल की, पिछले 1 साल में सर
न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें यह है कि जी स्कूल बंद करिए, स्कूल में मतलब बच्चे आ नहीं रहे हैं, वाई शुड वी पे फीस। मतलब एजुकेशन सिस्टम सिर्फ फीस है क्या? हम लोग सिर्फ फीस के लिए बैठे हैं? सर स्कूल आज के टाइम में जो भी स्कूल ओनर्स हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल सिर्फ एक चैरिटी के तरीके से चलाते हैं, जो अपने जितने टीचर्स को दे रहे हैं, जो अभी कोविड पे उसमें टीचर्स की सैलरी हो जाए, दे वांट कि उनके टीचर्स की सैलरी हो जाए और बच्चा एजुकेशन के टच से ना हटे। हमारा एक बेसिक एम जो चल रहा है वो सिर्फ यही है कि बच्चे का एजुकेशन बिल्कुल भी जो है वो छूटे ना, मतलब कोविड से छूटे ना। क्यों टीचर्स बार बार फोन कर रहे हैं पेरेंट्स को? बिकॉज दे वांट फीस और दे वांट सैलरी। 50% में तो वो काम कर रहा है, 50% इतनी हो जाती है कि वो ना भी अगर काम करे तो भी उसका कुछ ना कुछ चल जाएगा। बट हम लोग उस बच्चे की एजुकेशन को थोड़ा सा प्रायोरिटी में ले रहे हैं, इसलिए हम पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। सर मैं आपको आज भी यही बात कहूँगा कि अगर स्कूल जिस दिन खुले उस दिन बच्चे के आप देखिएगा पेरेंट्स तब उस दिन रियलाइज करेंगे कि व्हाट वी हैव लॉस्ट, हमने क्या खोया है। हमने फीस पैसा ये सब देखा, ये सारी चीज़ें नहीं है, मेन है बच्चे का एजुकेशन। आप कोई भी बच्चे को उठा के आज देख लीजिए, नर्सरी का हो, मैम इज टॉकिंग अबाउट 10th स्टूडेंट, मिठाई के डब्बे आने शुरू हो गए हैं घर पे। बच्चे मिठाई के डब्बे ला के बांट रहे हैं कि मैं तो पास हो गया ना। अब वी टॉक अबाउट 7th 8th स्टैंडर्ड, वी टॉक अबाउट 5th, उनका पूरा मैथ्स देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, नथिंग इज देयर, वॉश्ड आउट है सर। हम लोग दो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन से यू कैन नॉट टेक 2 घंटे से मतलब 40 मिनट्स की 2 क्लासेस ले सकते हैं, इससे ऊपर की आप क्लास नहीं ले सकते। 2 घंटे की क्लास दे रहे हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि फ़ोन गर्म हो गया, ये चीज़ की मतलब वो ऐसा हमारे ऊपर जाहिर करते हैं कि जैसे हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी कैन अर्न मनी, या हम पैसे ले सकें पेरेंट्स से। हमें पैसों की नहीं, हमें आपके बच्चे की चिंता है। इम्पैक्ट किसको पड़ रहा है? वन एंड ओनली वन, दैट जो सफ़र कर रहा है दैट इज चाइल्ड। सिर्फ वो बच्चा है जो सफ़र कर रहा है, ना स्कूल सफ़र कर रहा है, ना टीचर सफ़र कर रहे हैं, ना पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। ये अभी कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा है सर। जैसी कोविड ख़त्म होगा, स्कूल वापस रीस्टार्ट होंगे, तब आप देखिएगा सफ़र किसने किया, तब आप पूछिएगा सफ़र किसने का। आपने वैन्स की, बसेस की बैटरीज और ये खर्चा, ये सब सर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह रहते हैं। वी कैन टॉक अबाउट कि 2 साल हमने कुछ नहीं किया, बट वी कैन टॉक अबाउट की एजुकेशन। हम लोग इस पे बात करें कि एजुकेशन बच्चे की बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपके JJN चैनल के माध्यम से हर पेरेंट्स, हर अभिभावक से गुजारिश करता हूँ, आप ये मत सोचिए कि हम आपके बच्चे से पैसे फीस लेने के लिए आपके बच्चे को चिंता दिखा रहे हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि सो दैट योर चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड, उसका पढ़ाई से बिल्कुल भी टच ना छूटे। तो हम अक्सर जब टीचर्स डे होता है तो उसमें कहावत कहते हैं कि अध्यापक उस दिए की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। और आपकी बात को मैं समर्थित भी करूँगा, समर्थन भी करूँगा उस बात का कि हाँ, कहीं ना कहीं इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी पे हम उन मुद्दों को भूल जाते हैं जो एक अहम आदमी की ज़रूरत होती है। जो अभी मैं थोड़ा सा हायर एजुकेशन की बात करूँ, आपके स्कूल 8 तक हैं, लेकिन जब आपने एजुकेशन ली होगी तो आपने हायर एजुकेशन भी ली होगी। अभी इंजीनियरिंग की बात करें या कोई और कोर्स की बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक सेमेस्टर को गैप कर दिया गया। मतलब अगर हम 4th सेमेस्टर पे हैं तो 4th सेमेस्टर को गैप करके 5th में हमें भेज दिया गया। तो क्या ये एक सेमेस्टर आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ परेशानी खड़ा करेगा? आप सभी का नमस्कार। वैसे परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, अलग अलग फील्ड हर बच्चे का रहता है। कहीं ना कहीं वो अपना एक फ्यूचर देखता है जब उस फील्ड में जाता है, तो फ्यूचर उसके कोर्स पर डिपेंड करता है। वो कितनी परसेंटेज लेकर आ रहा है, कितना क्लास अटेंड कर रहा है, कितना प्रैक्टिकल कर रहा है। कहीं ना कहीं एक सेमेस्टर का नुकसान होने का मतलब वो जितना जो सिलेबस है वो सिलेबस से बिल्कुल वो उसका टच कर गया है। और कहीं ना कहीं जो सिलेबस रहता है, चाहे आप हमारे इंटर से नीचे आप बात कर लीजिए या ऊपर कर लीजिए, एक दूसरे से टच रहता है। यानी कि जो अभी का जो सिलेबस है हमारा, वो नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उस सिलेबस से कहीं ना कहीं टच रहता है। यानी कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो बच्चे की छूट जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो छूटने का जो कारण होता है एटमॉस्फेयर, जो एक वातावरण बनता है, स्कूल हो या कॉलेज हो या हायर एजुकेशन, कहीं भी बच्चा पढ़ रहा है, उसको एक माहौल देखता है बच्चा, दूसरे को देखता है, कंपटीशन की भावना उसमें रहती है कि मुझे हाँ अपने जीवन में कुछ करना है। सीनियर्स से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, कैंपस इंटरव्यू होते हैं, कैंपस सिलेक्शन होते हैं बच्चे के,
तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी इतना अच्छा पैकेज देना है। ये तो है हायर एजुकेशन के। लेकिन हम अभी जो हम अपने प्रोफेशन से हम बात करेंगे तो एक हालांकि प्रॉब्लम तो सभी स्कूलों की है और सबकी प्रॉब्लम सबकी एक जैसी है, मान के चलिए, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे 8th स्टैंडर्ड हो, चाहे 5th स्टैंडर्ड हो, क्योंकि हम छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है। मतलब एक समय ऐसा मैं देख रहा था कि मीडिया से लेकर फेसबुक से लेकर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर मतलब बहुत एक र्यूमर से फैल गया, स्कूल लूट रहे हैं, ये एक भावना नहीं होनी चाहिए। देखिए आप हैं, हम कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी ना किसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा कभी कोई शब्द सोसाइटी में बोलते हैं तो हम अपने उस स्कूल के लिए भी बोल रहे हैं जहाँ से हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो कम से कम हमें ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारा जहाँ से भविष्य बना है, हम भी अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं या भेज रहे हैं, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। दूसरा एक बहुत जो बीच में हमने देखा था राजनेताओं के द्वारा जो एक बड़े बड़े मंचों पे जाके स्टेटमेंट देना कि आपकी फीस माफ़ हो रही है और आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ठीक है, आप उसको करिए। आप स्टेटमेंट जब दे रहे हैं या कोई पब्लिकली कोई बयान, क्योंकि राजनेताओं को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और हम भी फॉलो करते हैं, उन पर विश्वास रहता है, वो वेलफेयर के लिए हमारे पास आते हैं, मतलब राजनीति में आते हैं। तो कम से कम ऐसा र्यूमर ना फैलाएं कि जो पेरेंट्स दुविधा में रहे कि भाई मुझे फीस देनी है नहीं देनी है, फीस माफ़ तो नहीं हो जाएगी 3 महीने की लॉकडाउन की, जो स्टेटमेंट चले थे बीच में। तो इस वजह से भी स्कूलों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है और उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है जो हर मंथली फीस जमा करते हैं हमारे स्कूल में। स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं कराता, एजुकेशन तो बच्चा घर से भी ले सकता है। भाई वो माहौल है, वो अच्छी बातें सीखता है वहाँ पर आके और दूसरे बच्चों से भी सीखता है, उसका वातावरण वहाँ पर बदलता है, घर में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, स्कूल में आके बिल डिसिप्लिन रहता है, ड्रेसअप में आता है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि हम स्कूल के बारे में अगर हम कभी कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलें कि जहाँ से हमारा भविष्य बना है, कम से कम हम उस विद्यालय के लिए ऐसा ना बोलें। जानवा सर ने अभी बताया कि एक माहौल की ज़रूरत होती है पढ़ाई के लिए। तो अभी तो बच्चे घर में हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे सर ने बताया कि 2 घंटे में फ़ोन गर्म हो जाता है, 40 मिनट में तो दूसरी क्लास कैसे लें, या फिर माध्यम थोड़ा सा अलग है, जो बातें हम सामने बैठ के कर सकते हैं वो जूम ऐप पे नहीं कर सकते। अभी ऑफ स्क्रीन इस बात पे आपकी पर्सनल टॉक्स भी हो रही थी जूम मीटिंग को लेके, तो आप लोगों का ही कहना था कि नहीं हो सकती। तो एजुकेशन ऑनलाइन चल रही है। अब जो बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन के बाद वर्चुअली आपके बीच आएगा लॉकडाउन के बाद, तो कितनी समस्याएं आपको लगता है कि होंगी उस बच्चे को पढ़ाने में? जैसा कि हमें पता है कोविड के कारण बहुत सारी समस्याओं से विद्यालय ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व अभी तक उसको इसका दर्द झेलता हुआ आ रहा है। तो आपकी बात, जैसे आपने बोला कि अभी ऑनलाइन क्लास के बाद जब विद्यालय खुले हैं और बच्चा स्कूल की ओर रुख करेगा तो निश्चित है कि समस्याएं तो उत्पन्न होनी हैं। समस्याएं जैसे कि अभी हमारे साथी जो विद्यालय के यहाँ पर महानुभाव बैठे हैं, सभी ने अपना विषय रखा, तो उनकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ। देखिए, पेरेंट्स को भी कुछ समस्याएं अभिभावक की तरफ से आएंगी, कुछ समस्याएं बच्चों की तरफ से आएंगी और कुछ समस्याएं जो अध्यापक हैं उनकी तरफ से आएंगी और कुछ समस्याएं निजी तौर पर जो संचालित कर रहे हैं विद्यालय उनकी भी समस्याएं हैं। जैसे कुछ मुख्य बातों की ओर मैं आकर्षण करना चाहूँगा आपको। जैसा अब स्कूल जब खुलेंगे, सर्वप्रथम तो यह आएगा कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन अपना है उसको हम सुचारू रूप से चला सकें, जिसके लिए हमें सही रूप से, देखिए, बिना अर्थ के सारी चीज़ें अनर्थ लगे। अगर आर्थिक रूप से अगर हमें अभिभावक द्वारा या हम कहें गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से भी जो रियायत हमें मिलनी चाहिए, वह इस जो ये परिस्थितियाँ बनी, इस परिस्थितियों में हमें शायद ऐसा लगता है कि उसका अभाव रहा है। तो सर्वप्रथम तो समस्याएं ये हैं कि हम किस तरीके से गाड़ियों का जो रिन्यूअल्स हैं और एफिलिएशन रिन्यूअल्स हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमको अभी करवाने हैं, उनकी समस्या बड़ी एक जटिल समस्या हमारे सामने उत्पन्न है। और साथ में शिक्षा की अगर बात करेंगे, जो बच्चे अभी ऑनलाइन आएंगे, अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन आएंगे, तो हम जो पार्ट जो हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, जो चीज़ें हमने उनको ऑनलाइन में बताई गई थी, उसको दोबारा से हमको यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा। वहीं से जहाँ हम रुके थे 2020 में, वहाँ से फिर से हमें पुनः यहाँ पर उनको बच्चों को
लेके चलना पड़ेगा। तो ये हमारे सबसे बड़ी समस्या है टीचर्स के लिए और कहने के पर पेरेंट्स के लिए भी। मुख्य जो विषय है, मेरे आखिरी 2 सवाल बचे हैं। एक सवाल आप सभी से कॉमन होगा, एक सवाल आपसे पर्सनली होगा जी। कि आप इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये एसोसिएशन बनानी पड़ी? हमारे इस शहर में स्पेशली अगर मैं बात करूंगा जहाँ पे हम लोग सब ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग हैं लेकिन स्कैटर्ड हैं, स्कैटर्ड थे। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी या कुछ भी कोई भी सूचना कहीं से लेनी होती थी तो हमको पब्लिक स्कूल एसोसिएशन को अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ती थी, जो 10th है 12th तक के उनके स्कूल्स को। और अगर सच कहूँ तो 10th तक के 12th तक के स्कूल्स जो यहाँ पर आकर चले गए हैं वो हमें इंफॉर्मेशन डेफिनेटली दिया करते थे, लेकिन हम आपस में जुड़े हुए नहीं थे। तो हम अपने कॉम्पिटिशन्स जो हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बड़े ज़रूरी हैं वो हम कंडक्ट नहीं करा पाते थे। एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं, उसके लिए स्पेशली इस एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ी कि हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करा पाएँ, कुछ एजुकेशनल कॉम्पिटिशन्स करें, कुछ एक्टिविटीज़ करें। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये एक एसोसिएशन बनाई। इसमें मोहित शर्मा जी हैं, हमारे प्रकाश पांडे जी हैं, ये चुफाल जी हैं, कौशलेन जी हैं, आदरणीय शांति जी हैं, कुसुम जी हैं। इन सब ने मिलकर फिर हमने एक इस एसोसिएशन की नींव रखी। और बेसिकली स्कूल में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जब कुछ होता है तो मैं अकेला बहुत नहीं हूँ जो सोच सकता हूँ। अब हमारे पास 20 ऐसे लोग हैं, जो 20 दिमाग है जो हम सोच सकते हैं और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लानर्स भी हैं, हमारे पास इम्प्लीमेंटर्स हैं, हमारे पास बड़े अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं। अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई थी बहुत ज़बरदस्त। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल जो आज का होगा, सारी परिस्थितियों को अगर देख लें, जांच लें, तो क्या अभी स्कूल खुलने जरूरी हैं? इस समय की बात करें तो क्या अभी स्कूल खुलने चाहिए? दीपांशु जी, क्या स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, आपने सवाल पूछा। मैं अक्सर टीवी में देखा करता था कि जो लोग संगठन के पद पे होते हैं उन्हें घेर लिया जाता है मीडिया के द्वारा। आज आपने मुझे भी घेर लिया कि स्कूल खुलने चाहिए कहता हूं तो फंसता हूं, और नहीं चाहिए खुलता है कहता हूं तो फंसता हूं। देखिए, जो सही बात है वो ये है कि यदि कोरोना अपने चरम पे है, जिस तरह से रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह से मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जिस तरह से साइंटिस्ट अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उस तरह की अगर बात है तो डेफिनेट है कि अगर स्कूल में कोई स्टूडेंट आता है और उसको कोरोना होता है तो मैं इस बात को मानता हूं कि उसके पेरेंट्स जीते जी मर जाएंगे अगर किसी 5 साल के बच्चे को कोरोना हो गया। क्योंकि अगर मुझे कोरोना होता है तो मेरी पूरी फैमिली डर जाती है। एक 5 साल के बच्चे को अगर कोरोना हो गया तो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स के लिए एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाएगा। तो मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसके जवाब जो है प्रॉपरली जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कह सकते हैं कि हाँ, अगर 200 बच्चा एक कैंपस के अंदर होगा तो स्कूल खुलना सेफ है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक ऐसा स्टैंड लेगी जो स्कूल खोलेगी। और अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, स्कूल नहीं खुलने चाहिए कि 200 बच्चे एक जगह पे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलेगी। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है, कैसी चीज़ों को डील कर रही है, मैं उसके ऊपर कोई अभी कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि सभी लोग अपने अपने विचार रख चुके हैं। तो मेरा कहना ऐसा है। एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे मन में अक्सर आती है कि अगर हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं। जो आज मैं क्लास 5th में हम पढ़ा रहे हैं वो भूल जाएगा 5 साल बाद। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ट्रस्ट, विश्वास उसे पढ़ा रहे हैं कि तू विश्वास रखना कि दुनिया में अच्छी शक्तियां भी हैं। तू विश्वास रखना कि ये आदमी जो तेरा पालन पोषण कर रहा है वाकई तेरा पिता है। तू विश्वास रखना है स्कूल सिस्टम पे, तू विश्वास रखना टीचर्स पे, तू विश्वास रखना हर चीज पे। प्रॉब्लम क्या है दीपांशु जी कि आज की डेट में सबसे बड़ी चीज विश्वास खो गया है। टीचर्स, जिसको हम आज एजुकेशन के गुरु के रूप में मानते हैं, वो आज हमारे स्कूल के डायरेक्टर्स पे 100% विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगता है डायरेक्टर बहुत कमा रहा है और मुझे बहुत कम पैसे दे रहा है। उसको लगता है कि मेरी छुट्टी कब होगी, मुझे छुट्टी में ना बुलाया जाए। मुझे सुनने वाले पेरेंट्स होंगे, मुझे सुनने वाले टीचर्स भी होंगे, मुझे सुनने वाले डायरेक्टर्स भी होंगे। हो सकता है कल मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो मेरे 10 लोग हैं मेरे संग जो मुझे खाना दे के आएंगे हवालात में जरूर है ना। और उसके बाद सामने है पेरेंट्स जो आज कहता है स्कूल लूट रहा है।
दीपांशु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप एक जैकेट खरीद के बैठे हुए 1000 रुपए की, आप कभी क्यों नहीं कहते कि मुझे दुकान वाला लूट रहा है? आप जब 5 रुपए का ग्लूकोज का पैकेट खरीदते हो तो क्यों नहीं कहते कि मुझे ब्रिटानिया लूट रहा है? हम 50 रुपए की पेप्सी की बोतल खरीदते हैं जो 5 रुपए का पानी है, तो हम क्यों नहीं कहते कि हमें पेप्सी लूट रहा है? हम 2800 रुपए की लिवाइस की जीन्स खरीदते हैं तो क्यों नहीं कहते कि हमें लिवाइस लूट रहा है? हम क्यों कहते कि स्कूल हमें लूट रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बॉस, मैं विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल माई स्कूल्स, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि साहब मैं सेवा कर रहा हूं। दीपांशु जी, एज विवेक वशिष्ठ, एज द डायरेक्टर ऑफ जी किड्स पब्लिक स्कूल, मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर बिजनेस कर रहा हूं, प्योर बिजनेस। मैं आपसे फीस लूंगा तो मैंने बता रखा था कि मेरी इतनी फीस है, आपको पे करनी है, मैं आपको नहीं लूट रहा। और अगर मैं आपसे फीस ले रहा हूं तो मैं आपको प्रॉपर एजुकेशन दूंगा, क्योंकि मुझे टीचर हायर करना है, पेमेंट करना है, मेरे इंफ्रा की कीमत है, मेरे अपनी मेहनत की जो 14 घंटे में लगा रहा हूं उसकी भी कोई प्राइस है जो मुझे चाहिए। क्यों नहीं पूछ रहे आप उस वेफर बेचने वाले कंपनी से कि भैया ये 50 पैसे का आलू और 50 पैसे का तेल लगाकर तुम एक 2 रुपए के उसमें 10 रुपए क्यों बेच रहे हो? उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा? उससे इसलिए नहीं पूछा जा रहा क्योंकि ही इज सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल लूट रहा है? नंबर 1, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल। जितने पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो इस बात का विश्वास रखेंगे कि हम उनको बेटर एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे कि मोहित शर्मा जी ने कहा कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, डेफिनेटली ये बात सच है कि अगर लॉकडाउन लगा था और उस लॉकडाउन के दौरान मैं चाहता मैं स्कूल बंद करता कि जब स्कूल खुलेगा तब करेंगे, लेकिन वो स्कूल सिस्टम पे विश्वास नहीं कर रहे। दीपांशु जी, एक बात मुझे बताइए, अगर वो टीचर को आज स्कूल के डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को ही समझ रहे हैं कि लूट रहे हैं, तो स्कूल खुलने के बाद क्या ये डायरेक्टर उस बच्चे के ये सोच पाएगा कि इसका भला कैसे होगा? क्या वो टीचर उस बच्चे के सर पे प्यार भरा हाथ रख पाएगा, आशीर्वाद वाला? सोचेगा ये पेरेंट कल ही मुझे चोर समझ रहा था, उसके मन में ये बात आएगी। मैं सारे जो लोग सुन रहे हैं मुझे, वो पेरेंट्स हैं, और वो पेरेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्कूल के लोगों को इस तरह से ना देखें। मैं थोड़ा सा आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे प्रेसिडेंट हैं जो कहेंगे सत्य कहेंगे, क्योंकि मोदी जी बोलते तो सब सच होता है, तो हमारे मोदी आप ही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करती हूँ। आपने बोला, क्योंकि अगर किसी ने कहा, अखबार की ये कटिंग होती है कि स्कूल वाले लूट रहे हैं, तो उसमें हम ये क्यों शामिल कर लें कि मुझे लिखा गया है? हो सकता मैं उसमें एक्सक्लूडिंग हूँ, तो मैं इसको लेकर, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए अगर मैं समाज सेवा का बीड़ा उठाकर मैं चल रही हूँ तो मैं करती हूँ। अगर मैंने बताया ना 5 लीटर पेट्रोल से मेरी गाड़ी चल रही है, तो मैं क्यों टंकी फुल कराऊं? तो अगर ये बात और है कि हम सबकी समस्याओं को लेकर चल सकते हैं। सर ने कहा कि मैं केवल प्रॉफिट लेने के लिए मैं नॉन प्रॉफिटेबल बनकर दिखा रही हूँ, ये मेरा मुद्दा है, ये मैं लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैंने समाज सेवा का एक तमगा लगा रखा है। तो अगर मैंने, जबकि हम बहुत बड़ी समाज सेवा नहीं करते हैं, अगर मैंने किसी बच्चे की फीस आधी कर दी और एक गरीब बच्चा मेरे यहाँ आ रहा है, वो फीस देने की उसमें नहीं है परिस्थिति में, और मैं उसको फ्री पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी सेवा नहीं है? इसको आप क्या कहेंगे? मैं उसको, अगर मैं हाँ जो दे सकते हैं मैं उससे पैसा पूरा भी लेती हूँ, तभी तो गाड़ी चलती है। क्योंकि मुझे जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी मैं ऑक्सीजन ज़्यादा लूँगी, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी मैं पानी ज़्यादा पीऊँगी। बस इसी तरह से ज़िंदगी की गाड़ी चलाऊँगी और चलाती रहूँगी। लेकिन जब अगर मीडिया लिखता है तो वो हमारे लिए ही लिखता है, ये मत सोचिए। उसमें हो सकता है हम एक्सक्लूडिंग हूँ, हम जब इतनी सेवा दे रहे तो ये मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल इसको मानकर मैं चलती हूँ। और समाज सेवा का बीड़ा उठा रखा है, स्कूल भी समाज सेवा में ही आना चाहिए। जैसा मोहित सर ने कहा, ये क्यों सोच रहे हैं कि हम फीस लेने के लिए ही उनको कटा रहे हैं? हम उनका भविष्य देख रहे हैं। किसी बच्चे को, अगर हम एक बच्चे को भी अगर हम जीना सिखा दें, मनुष्य बनना सिखा दें, पढ़ाई तो सब कराते हैं, इंसान बना दें, तो शायद हमारी जिंदगी सफल हो जाए। थैंक यू। आपके साथ ही दिगारी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत कम शब्दों में आपके बीच में अपनी बात मैं बहुत रखेंगे। कम शब्दों में अपनी बात कहूँगी। बस मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगी
कि जितना वो बढ़ा चढ़ा के फीस के बारे में कह रहे हैं, अगर उसी का उलट लिख के पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स निकाल दें, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ आर्टिकल्स निकाल दें, तो मैं बहुत आभारी रहूँगी। मैं चाहूँगी JJN न्यूज़ के तरफ से सारी मीडिया को ये मेरा संदेश जाए, और इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी सर। मेरी ज़िंदगी में मेरा बिगेस्ट एसेट क्या है? मेरा बच्चा। मैं आज सुबह अगर 5 बजे निकलता हूँ, 7 बजे घर से निकलता हूँ, 10 बजे निकलता हूँ, रात को 8 बजे आ रहा हूँ, इस कोरोना काल में मैं काम कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ ये मत सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, पेरेंट्स को, अभिभावक सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए ही बात कर रहा है। आपकी बहुमूल्य चीज़ जो आपने हमें, जिसका आपने शिक्षा या आगे भविष्य बनाने का आपने हमें दायित्व दिया है, तो हम उसी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जितना अच्छे से अच्छा हम काम कर सकते हैं थ्रू, हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या किसी भी माध्यम से हम लोग आप तक पहुंच रहे हैं, तो प्लीज़ इस कनेक्शन को मत तोड़िए। अपने बच्चे को चाहे किसी भी स्कूल में भेजिए जरूर, पढ़ाइए, भेजिए इन सेंस मतलब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाइए जरूर। जब भी स्कूल खुलेगा तब की बात अलग होगी, पर बच्चे को पढ़ाइए जरूर अपने। पहाड़ी पे कहावत है कि गेहूं दिगाड़ जो छे वो घुने दिगाड़ ग्योले पीसो, तो मतलब घुन के साथ जो है गेहूं भी मतलब कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। तो बहुत बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। कम बुरे लोगों के कारण बहुत सारे अच्छे लोग भी उस दायरे पे आ जा रहे हैं, क्योंकि चाहता तो हर कोई है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, लोगों के समाज पे जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आडंबर है, कहते हैं कि कही सुनी बातें जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, वो कही सुनी बातें कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी कर रही हैं, क्योंकि हमारे समाज पे हर कोई चाहता है अच्छा पढ़ना, हर कोई चाहता है अच्छा लिखना। कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अच्छा बोलें, अच्छा सुने, तो समाज अच्छा होते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हर रविवार को शाम 7 बजे हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को लेके जो जनता की बात करते हैं या कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन रखते हैं। जी हाँ, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। और इसी के साथ अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।